अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 11 हीट से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि उसकी प्रॉब्लम्स हैं। जो कि बुक मैंने अपलोड करी थी उसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, तकरीबन 11 प्रॉब्लम्स हैं, वो आज हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन। आइए देखते हैं। अब जैसे कि यहाँ देखते हैं, पहली प्रॉब्लम हमारे पास दी हुई है 11.1। आइए इस प्रॉब्लम को रीड करते हैं। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज़ 98.4 फ़ारेनहाइट। व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल। इसका पहला पार्ट दिए हुए है कि हमें हमारे पास एक फ़ारेनहाइट में जो है ना वो दिया हुआ है हमारे पास टेम्परेचर, और हमें मालूम क्या करना है कि सेल्सियस में इसका कितना होगा। और दूसरा पार्ट इसका क्या दिया हुआ है, एट व्हाट टेम्परेचर डू द फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल कोइंसाइड्स। मतलब ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जिस पे ये स्केल का जिस पे ये दोनों फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल एक जैसी वैल्यू रखते हैं, मतलब कोइंसाइड करेंगे, मैच करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। ये देखिए हमारे पास टेम्परेचर दी हुई है 98.4 फ़ारेनहाइट, और हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है, TOC। यानी पहले पार्ट में हमें क्या बोला था, टेम्परेचर सेल्सियस में मालूम करके दिखाना है, तो पहला पार्ट ये है। और बी पार्ट में क्या है, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो कि दोनों को कॉन्साइड्स करे, मतलब टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस और टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट को ऐसा पॉइंट मालूम करना है जो इन दोनों को कॉन्साइड करे। तो हमने इसको इस तरीके से लिखा और ये भी पॉइंट हमें मालूम करना है। अब पहला पार्ट हमारे पास किस तरीके से दिया है, टेम्परेचर को सेल्सियस में, अगर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ और सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है 5/9 TOF, यानी टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट -32। तो इसी तरीके से हमने 5/9 को ऐसे रहने दिया। TOF की जगह जो हमारे पास टेम्परेचर दिया हुआ था वो हमने पुट किया, और माइनस का 32 सेम रहा। इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद TOC की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 36.8 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे पास पहला पार्ट कंप्लीट हो गया इस तरीके से। बी पार्ट में क्या है, TOC और TOF हमें मालूम करना है। फॉर सपोज कर लिया हमने एक्स को एक वैल्यू के बराबर ले लिया जो कि हमारे पास एक्स है। तो फिर उसके बाद हमने क्या किया, सेम फार्मूला लगाया TOC का फार्मूला लगाया 5/9 TOF -32। लेकिन यहाँ हमारे पास TOF को हमने क्या कंसीडर किया, एक्स के बराबर। तो हमने TOF की जगह एक्स रख दिया, और यहाँ पर भी TOC की जगह क्योंकि हमारे पास एक्स के बराबर था तो यहाँ भी एक्स रख दिया, और -32 सेम रहा और 5/9 सेम रहा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 9 इधर चला गया, 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ। ये साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास वैल्यू हो गई। अब 9x - 5x मालूम माइनस हुआ, और माइनस का 160 इधर ही रहा, तो ये -4x हुआ, और इसके बाद क्या, माइनस का 160 रहा, तो 4 वहाँ जाकर डिवाइड हो गया, तो माइनस का 40 आ गया। तो ये हमारे पास दूसरे वाले पार्ट की वैल्यू आ गई कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जो कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पे कॉन्साइड्स करेगी। मतलब ये -40 की एक वैल्यू होती है जो कि कॉन्साइड्स करती है फ़ारेनहाइट पे भी और सेल्सियस पे। तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल है जिसको हमने सॉल्व किया। आइए दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। अ स्टील रॉड हैज़ अ लेंथ ऑफ एक्जैक्टली 0.2 सेंटीमीटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। वॉट विल बी इट्स हाइट एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब एक हमारे पास हाइट दी हुई है, लेंथ दी हुई है उसकी कितने, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो अब हमसे पूछ रहे हैं कि इसकी लेंथ कितनी होगी, दूसरी लेंथ कितनी होगी इस टेम्परेचर पे। मतलब एक टेम्परेचर पे हमें लेंथ दी हुई है और दूसरे टेम्परेचर पे हमें लेंथ मालूम करनी है। तो आइए देखते हैं इसको किस तरीके से करना है। अच्छा, ये हमारे पास L1 दी हुई है 0.2 मीटर। वहाँ क्वेश्चन में गलती थी, वहाँ सेंटीमीटर में नहीं था, मीटर में था। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ हुआ है, तो हमारे पास ये मीटर में होगी वैल्यू। उसी तरीके से टेम्परेचर 1 हमारे पास क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और टेम्परेचर 2 हमारे पास क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरीके से रिक्वायर्ड हमें क्या था, L2 मालूम करना है। मतलब L1 पे हमारे पास टेम्परेचर, इस वन पे हमारे पास L1 की वैल्यू दी हुई है, और टेम्परेचर 2 पे हमें मालूम करनी है L2 की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए हमने फॉर्मूलाज अपलोड किए थे, तो फॉर्मूलाज में आप जाके देख सकते हैं कि L2 को मालूम करने के लिए इस तरीके से फॉर्मूला होता है L1 अल्फा डेल्टा T + 1। इस तरीके से हमारे पास L1 की वैल्यू आएगी 0.2, उसके बाद क्या अल्फा की वैल्यू ये हमारे पास होती है, और उसके बाद क्या डेल्टा T की वैल्यू 60 - 30 की और +1 किया। साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये सेंटीमीटर में L2 की वैल्यू का आंसर आ गया। जैसे न्यूमेरिकल 3 हमारे पास क्या है, फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एन एल्युमिनियम स्फीयर ऑफ 0.4 मीटर रेडियस व्हेन इट इज़ हीटेड फ्रॉम 0 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब दो टेम्परेचर दिए हुए, 0 T1 कहलाएगा, और उसके बाद ये T2 कहलाएगा, और हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम मालूम करना है एल्युमिनियम स्फीयर का, जिसका रेडियस इतना दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं इसको किस तरीके से करना है। देखिए गिवन में हमारे पास R की वैल्यू दी हुई है 0.4 मीटर, जो हमने लिख दी। T1 की वैल्यू हमारे पास 0 सेंटीग्रेड दी हुई है, ये लिख दी, और T2 की वैल्यू हमारे पास 100 सेंटीग्रेड दी हुई है, ये लिख दी। हमें क्या मालूम करना है, चेंज इन वॉल्यूम मालूम करना है। तो चेंज इन वॉल्यूम आइए देखते हैं किस तरीके से मालूम होगा। यहाँ देखिए डेल्टा V इज इक्वल्स टू बी, मतलब बीटा V1 डेल्टा T। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बना देंगे, क्योंकि अभी बहुत सी चीज़ें इसमें से हैं जो हमारे पास मालूम नहीं है। तो ये मेन फार्मूला है डेल्टा V निकालने का, तो हमने इसको इक्वेशन 1 बना दिया। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास बीटा मालूम करना है, क्योंकि हमें बीटा मालूम नहीं है। फॉर बीटा के लिए बीटा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा के बराबर होता है, फॉर्मूलाज में आप जाके देख सकते हैं। बीटा इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय अल्फा की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि एल्युमिनियम के लिए अल्फा की वैल्यू अलग होती है। ये मैं
वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें किसकी वैल्यू के मतलब कौन से स्पेयर्स की वैल्यू क्या क्या होती है, एल्यूमिनियम की अलग होती है, आयरन की अलग होती है, तो ये अल्फ़ा की वैल्यूज़ आपको सबके लिए अलग होती हैं, पता लग जाएंगी। और इसी तरीके से दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो फिर बीटा की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास V1 भी मालूम नहीं है। V1 के लिए हम क्या करेंगे, फॉर V1 के लिए V1 इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ये भी हमारे पास फॉर्मूला है V1 मालूम करने का, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का। तो इसी तरीके से V1 मालूम करने के लिए 4/3 पाई की वैल्यू रखेंगे 3.142 और उसके बाद आर की वैल्यू जो भी हमारे पास दी हुई थी उस पर क्यूब लगा देंगे। इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो V1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये इस तरीके से मीटर क्यूब आ जाएगी। अब इन तो सारी वैल्यूज़ को जो हमारे पास निकली है V1 की और बीटा की, दोनों की वैल्यूज़ को हम पुट में इक्वेशन 1 में करेंगे। इक्वेशन 1 में करेंगे तो उसके बाद डेल्टा V की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। तरीके से हमारे पास न्यूमेरिकल 4 क्या दी हुई है, कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 800 के। मतलब क्या है, हमारे पास वैल्यू दी हुई है टेम्परेचर की केल्विन में और उसके बाद क्या हमें रूट मीन स्क्वायर निकालना है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से होगा। ये देख सकते हैं हमारे पास टेम्परेचर हमारे पास क्या दिया हुआ था, 800 केल्विन दिया हुआ था, तो 800 केल्विन हमने लिख दिया। गिवन में रिक्वायर्ड में क्या है, VRMS, मतलब रूट मीन स्क्वायर मालूम करना है, तो VRMS से डिनोट करते हैं इसे। इसी तरीके से VRMS मालूम करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, √3kT/m। यहाँ पे हमारे पास K तो मालूम है, इसी तरीके से हमारे पास T भी मालूम है, लेकिन हमारे पास क्या M मालूम नहीं है, क्योंकि M हमारे पास मालूम करना है हमें। तो M के लिए हम क्या करेंगे, M इज इक्वल्स टू मास, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम वेट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ते रहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे मास निकालने का फॉर्मूला, मतलब मॉलिक्यूलर मास कह सकते हैं, हमारे पास निकालने का फॉर्मूला क्या है, मास निकालने का तरीके से VRMS निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, √3kT/m। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे मास मालूम नहीं है, तो हम मास मालूम के लिए करने के लिए क्या करेंगे, फॉर M के लिए मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम वेट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। मास की जगह मास मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्राम वेट, मतलब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे, सही है। उसके अलावा क्या है, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर से करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो M की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। इसको हम इक्वेशन 1 में रखेंगे, VRMS में, मतलब इस इक्वेशन में रखेंगे। इसी तरीके से 3 की वैल्यू, K की वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू, और इसी तरीके से जो हमारे पास M की वैल्यू निकलेंगे वो रखेंगे। साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो VRMS की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। तरीके से हमारे पास न्यूमेरिकल 5 क्या दिए हुए, डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ एन आइडियल गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी का बी पार्ट दिया हुआ है, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट दिस टेम्परेचर। तो हमारे पास क्या काइनेटिक, बी पार्ट में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है, और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे एवरेज वैल्यू मालूम करनी है काइनेटिक एनर्जी की जब पार्टिकल की वैल्यू टेम्परेचर्स में हमारे पास ये दिया वो। तो आइए देखते हैं इसको किस तरीके से करना है। यहाँ पे हमारे पास पहले पार्ट में क्या दिया हुआ था, पहले पार्ट में हमारे पास टेम्परेचर दिया हुआ था 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते। कहीं हमने कन्वर्ट किया हुआ है, कहीं नहीं किया हुआ, तो मतलब बस ये फ़र्क होगा कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास सेंटीग्रेड के उसमें आएगा। लेकिन जो है ना हमारे पास अगर टेम्परेचर को केल्विन में कंसीडर कर देंगे तो मतलब स्टैंडर्ड यूनिट में कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, और अगर आप ना करें तब भी आंसर सही माना जाता है। तो इसी तरीके से 0 को 273 में प्लस करेंगे तो हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 273 केल्विन आ जाएगी। और काइनेटिक एवरेज मालूम करना है, मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है, तो हमारे पास मालूम करनी है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी मालूम करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूलाज में आप जाके देखते हैं 3/2 kT। तो 3/2 kT की वैल्यू हमारे पास इसी तरीके से 3/2 की वैल्यू रखेंगे। K की वैल्यू जो दी हुई है वो हमारे पास वही कांस्टेंट होती है, वो हमारे पास दे देंगे। और इसी तरीके से हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू 273 दी हुई थी जो हमारे पास कन्वर्ट करने के बाद आया था। तो काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है, 5.6 एक्सपोनेंट -21 जूल आ गई। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंट दिया हुआ था, मतलब वो भी टेम्परेचर डिफरेंट था, दोनों में मालूम एवरेज काइनेटिक एनर्जी ही करनी है। तो टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड दिया था, इसको कन्वर्ट करेंगे केल्विन में तो हमारे पास ये आ जाएगा। एवरेज काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 3/2 kT। 3/2 K की वैल्यू K की जगह रखेंगे, और इसी तरीके से टेम्परेचर की वैल्यू, टेम्परेचर यहाँ पे टेम्परेचर हमारे पास 323 आया कन्वर्ट करने के बाद, तो ये रखेंगे। उसके बाद क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। इसी तरीके से हमने ए पार्ट के दोनों पार्ट मालूम कर लिए, मतलब दोनों डिफरेंट टेम्परेचर पे हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी थी। अब हमारे पास बी पार्ट में क्या दिया हुआ है, हमारे पास हमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है, लेकिन पर मोल मालूम करनी है। यहाँ पे जो हमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी थी वो पर मॉलिक्यूल करनी थी। तो मॉलिक्यूल में हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 3/2, यहाँ दिया हुआ है 3/2 हमारे पास KT फॉर्मूला होता है। इसी तरीके से एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर पर मोल मालूम करेंगे तो बस यहाँ फ़र्क ही आएगा, 3/2 RT हो जाएगा। वो पर मोल के लिए R यूज़ होता है और यहाँ पे हमारे पास K यूज़ होता है, सही है। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन में टेम्परेचर जो दिया हुआ है उसको कन्वर्ट करेंगे हम केल्विन में, और रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल हमें मालूम करना है। तो काइनेटिक एवरेज
काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कैसे निकलेगा 3/2 RT। जैसे मैंने आपको बताया पर मोल मालूम करना है तो RT लगता है, R लगता है, और अगर पर मॉलिक्यूल मालूम करना हो तो K लगता है। तो उसके बाद क्या 3/2 R की वैल्यू R की जगह, T के टेम्परेचर की वैल्यू टेम्परेचर की जगह, काइनेटिक एवरेज मॉलिक्यूल की हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हमने पहले टेम्परेचर पे मालूम करी, अब इसी तरीके से दूसरे टेम्परेचर पे भी हमें मालूम करनी होगी। तो टेम्परेचर हमारे पास 50 डिग्री सेंटीग्रेड दिया था, कन्वर्ट करेंगे, उसी लेवल एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे पर मोल के लिए, तो RT आएगा। उसी तरीके से दूसरे टेम्परेचर पे भी एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमारे पास मालूम हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये सारे न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। बाकी के न्यूमेरिकल जो है वो हम लोग बाद की वीडियो में, आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई मुश्किल परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शब खैर।